नमस्कार, मैं हूं एचपी गुप्ता। आज 11 सितंबर 2025 का दिन है। आज से ठीक 2 दिन पहले नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ और इस सत्ता परिवर्तन के साथ साथ नेपाल को बहुत भारी आर्थिक क्षति का बोझ उठाना पड़ा, आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। इतनी भारी नुकसान हुआ नेपाल को जिसका अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिस तरह के नुकसान हुआ है उस हिसाब से देखा जाए तो नेपाल को अरबों अरब का नुकसान हुआ है। यहाँ तक ही नहीं, यह आंदोलन जो थे सिर्फ नुकसान ही नहीं किया सरकारी संपत्ति को, आम पब्लिकों का भी इसमें नुकसान हुआ। जो आम पब्लिक के जो दुकानें थी उस दुकानों को लूटा गया, उस तमाम दुकान के सामानों को लूट लिया गया, दुकान को तोड़ा गया, फोड़ा गया, जैसे भाटनी हुआ। इस तरह के बड़े बड़े मॉल थे, उस तमाम मॉलों को लूट लिया गया। आप स्क्रीन पर देखिए, हम दिखा रहे हैं किस तरह के लोग लूट करके लोग सामान अपने अपने घरों के लिए लेकर जा रहे हैं। ये देखिए स्क्रीन पर हम दिखाते जा रहे हैं, आपको फ़ोटो देखते जाइए। इस तरह से देखा जाए तो यह आंदोलन सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं था, यह आंदोलन जो था लूटपाट का आंदोलन था। लूटपाट का आंदोलन भी कहा जा सकता है इस आंदोलन को। हालांकि इस आंदोलन का नाम जेन जी का नाम से जाना जाता है, जिसमें 18 से 30 वर्ष के नौजवान शामिल थे। उन्होंने एक तरह का हुजूम बना करके और इतना बड़ा आंदोलन किया। और यह आंदोलन सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं था, अंदाज़ा देखा जाए तो ये सत्ता परिवर्तन का आंदोलन नहीं था, बल्कि लूटपाट का आंदोलन था। आम पब्लिक के दुकानों को लूटा गया, आम पब्लिक की गाड़ियों को फूंका गया। यहाँ तक ही नहीं, जो सड़कों पर आम पब्लिक जा रहे थे अपनी गाड़ियों से, उसको भी पथराव किया गया, उसको भी मारा गया, पीटा गया। ये किस तरह की परिवर्तन थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, किसी भी देश का संसद भवन हृदय होता है, हृदय। संसद भवन जो होता है हृदय होता है। उस भवन में कोई दोष नहीं था, लेकिन उस संसद भवन को भी जलाकर राख कर दिया गया। उस संसद भवन में जितनी भी सामग्रियाँ रखी थी, जितने भी कागजात थे, सब जल कर राख हो गए। सारी सामग्रियों को तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया। यहाँ तक ही नहीं, राष्ट्रपति भवन देखिए कितना महत्वपूर्ण वो स्थान है जिसका नाम है राष्ट्रपति भवन। कोई भी राष्ट्रपति बने तो उसी भवन में वो अपना बैठने का स्थान होता है। कोई भी किसी की भी सरकार बने, उस संसद भवन सबके लिए है। सरकार किसी की भी बने, लेकिन उस संसद भवन में ही बैठने का एक स्थान है। समझिए कि एक संसद भवन बनाने में कितना रुपए का खर्च हुआ होगा, एक राष्ट्रपति भवन बनाने में कितना रुपए का खर्च हुआ होगा। सिंह दरबार जो नेपाल का एक धरोहर है, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सिंह दरबार है, उस सिंह दरबार को समझिए कि आग के हवाले कर दिया गया। देखिए हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि इस तरह के जो हैं धधक धधक के वो सिंह दरबार जल रहे हैं। ये समझिए कि इस तरह के जो आक्रोश हुआ, इस तरह के जो उग्र हुआ, जो आतंक का रूप धारण कर लिया, जगह जगह तोड़ फोड़ मार काट शुरू हो गया। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको रोड पर दौड़ कर पीटा गया, उनकी पत्नी को रोड पर घसीट कर पीटा गया। ये किस तरह का आंदोलन था? ये कौन सी सत्ता परिवर्तन का आंदोलन था? हमको तो नहीं लगता है कि ये सत्ता परिवर्तन का आंदोलन था, आखिर लूट मार काट मार का आंदोलन था। आज नेपाल का जितना नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान, उसका भरपाई करने में नेपाल को वर्षों लग जाएंगे। नेपाल में चाहे किसी की भी सरकार बने, लेकिन उस सरकार के सामने इस नुकसान का एक चुनौती होगा कि इसकी भरपाई कैसे किया जाए। लेकिन आज अपने ही देश के लोग, खुद नेपाल के ही युवा अपने ही देश की, अपने ही राष्ट्रीय संपत्ति को तहस नहस कर दिए। इतना बड़ा तहस नहस हुआ, शायद इतना तहस नहस शायद कोई विदेशी हमलावर होते तो उतना नहीं करते। विदेशी कोई हमला होता इस पर तो उतना नुकसान नहीं होता जितना खुद के नेपालवासी ही अपने ही देश के नुकसान किए हैं। इतने बड़ी नुकसान, इतनी बड़ी क्षति, बड़े बड़े सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जो अग्निशमन थे, जो सरकारी थे, उसको भी जला कर राख कर दिया गया। पुलिस की गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया। बहुत सारा सरकारी वाहन थे, उनको जलाकर राख कर दिया गया। जो शस्त्रागार थे,
जिसमें समझे कि नेपाल के शस्त्र रखे जाते हैं, उस शस्त्रागार को भी लूट लिया गया। राइफल, SLR, AK-47 सबको लूट लिया गया। ये कौन सी आंदोलन थी? किस सत्ता परिवर्तन की आंदोलन थी? लूटपाट, मारो काटो का आंदोलन था नेपाल में। इस आंदोलन का क्या कह सकते हैं? ये इतिहास में, सिर्फ नेपाल के इतिहास में नहीं कि विश्व के इतिहास में इस घटना को, इस परिवर्तन को लिखा जाएगा। नेपाल विश्व में एक शांति का देश माना जाता है, प्यारा देश माना जाता है, और सभी देश नेपाल को मान सम्मान इज्जत करते हैं। आज इस तरह की घटना जो घटी है नेपाल में, और ये जो खबर पूरे देश दुनिया में पहुंची है, आखिर देश दुनिया के लोग, अन्य देश के लोग क्या सोचते होंगे कि अपने ही देश के लोग, अपने ही खास देश के वासी निवासी अपने ही राष्ट्र भवन को जलाकर राख करना, अपने ही राष्ट्रीय संपत्ति को तहस नहस कर देना, वहाँ के जो राष्ट्रीय संपत्ति थी, संसद भवन हुए या आपको राष्ट्रपति भवन हुए, तमाम चीज़ों को तहस नहस किया गया। सरकारी कागजात थे उसको भी तहस नहस कर दिया गया। इस कौन सी आंदोलन थी? देखिए, इस आंदोलन के पीछे बताया जा रहा है कि एक ही कारण था कि मनोरंजन का जो संसाधन थे, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ या व्हाट्सएप हुआ, ये तमाम चीज़ें जो एक बैग अचानक बंद हुई, तो जो लोग फेसबुक पर एंजॉय करते थे, यूट्यूब पर एंजॉय करते थे, इंस्टाग्राम पर एंजॉय करते थे, जो लोग रील बनाते थे, उन लोगों को लगा कि अब हमारे जो मनोरंजन का साधन है वो छीन चुकी, और मनोरंजन का साधन छीनने के आक्रोश में इन्होंने इतनी बड़ी आक्रोश कर दिए, सत्ता पलटने की ओर बढ़ गए, प्रधानमंत्री खिलाफ चले गए। तो समझिए कि एक अपनी निजी सुख सुविधा, अपनी निजी इंजॉय की समान वस्तु को छीने जाने के खिलाफ यह आंदोलन भड़का। जबकि जितने भी सोशल मीडिया के जो व्यवसायी हैं, सोशल मीडिया के जो साइट हैं, वो सभी विदेशी साइट हैं, सभी विदेशी साइट हैं। यदि ओली सरकार ये बात बोली थी कि आप लोग हमारे देश में अगर अपना नेटवर्क चलाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराइए, कर दीजिए, जो कर नहीं देंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो फ्री में नेट तो नहीं चला सकते हैं, हमारे देश से लोग कमाएंगे और हमको टैक्स नहीं देंगे। तो एक तरफ से देखा जाए तो सरकार का फैसला भी सही था कि आप हमारे देश में अपना जो भी अपना चला रहे हैं उसका एक कार्यालय बनाइए और उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, और नहीं तो हम बैन कर देंगे। ये तो कोई भी कह सकता है, कोई भी कह सकता, कोई देश भी कह सकता है कि हम किसी देश में अपना बिजनेस व्यापार करने जाएँ तो फिर तो नहीं करेंगे। उस देश से हमारी कमाई हो रही है और उस देश को हम कर नहीं दे, टैक्स नहीं दे। तो एक तरफ देखा जाए तो ओली सरकार की एक तरह का नीति थी, लेकिन सरकार की ये भी थोड़ा सा चूक हुआ है कि इसकी सूचना पहले आम लोगों को पास दे देना चाहिए कि ऐसे स्थिति में हम इस तमाम चीज़ों को बंद करना चाहते हैं और अमुक तारीख से अमुक तारीख तक ये नेटवर्क बंद रहेगी। लेकिन ऐसा न करके ओली सरकार जो है अचानक इस चीज़ को बंद किया, और युवाओं में भी सोचने की क्षमता जो थी वो सोच नहीं पाए। उनको सवाल करना चाहिए कि किस कारण से ये जो साइडें हैं, जितने भी मनोरंजन के साइडें हैं, उसको क्यों बंद कर दिया गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो युवाओं में भी नासमझी और सरकार में भी नासमझी, और दोनों को नासमझी के देन हुआ कि इतनी बड़ी आक्रोश भड़के और लोगों ने सड़कों पर उतरे। और जो छात्र थे, जो युवा थे, खास करके नौजवान थे, उन लोगों ने अचानक हुजूम बनाया और संसद भवन पर हमला बोल दिया, संसद भवन पर हमला कर दिया। तो संसद भवन समझिए कि एक देश का हृदय होता है, उसकी रक्षा करना सेना का कर्तव्य होता है। जान के बाजी लगा करके उसको रक्षा करने का दायित्व होती है सेना को। चाहे किसी तरह का उस पर हमला होता है, अटैक होता है, तो सेना को फर्ज होता है कि हम अपनी संसद भवन को रक्षा करें। जो व्यक्ति, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे 1000 व्यक्ति हो, यदि वो संसद भवन पर कब्जा कर लिया, समझिए कि उस सत्ता पर चला गया। तो नौजवानों में अगर सत्ता परिवर्तन करना ही था तो ओली सरकार को बंधक बना लेते, उनको कब्जा में ले लेते और उनसे अपना इस्तीफा ले लेते,
तमाम मंत्रियों को कब्जा कर लेते। लेकिन इतनी बड़ी तोड़ फोड़ मारो काटो का हुआ, नुकसान हुआ। संसद भवन जला दिए गए, सिंह दरबार जला दिए गए, राष्ट्रपति भवन जो है उसको तोड़ा गया, फोड़ा गया, सरकारी जितने भी वाहन थे तमाम वाहनों को जला दिया गया, जो भी शस्त्रागार थे, जो शस्त्र रखे थे उसको भी तहस नहस कर दिए गए, जो कोषागार थे, जो नेपाल के जो कोषा उसमें पैसा रखा जाता था उस पैसे को भी जला कर राख कर दिए गए। बहुत सारे पैसे को देखिए इसमें दिखा रहे हैं वो लोग जैसे उछाल रहे हैं, रोडों पर फेंक दिएगा। ये सब जो है राष्ट्रीय संपत्ति का जो नुकसान हुआ है नेपाल में, उसका भरपाई कब तक होगी, कैसे होगी, ये तो सभी की एक बहुत चिंता का विषय है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अपने विचार को व्यक्त करते हुए ये बता देना चाहूँगा कि नेपाल में जो भी कुछ हुआ है, समझिए कि कहीं ना कहीं ये अराजकतावादी, उग्रवादी विचारधारा के माइंड से हुआ है, तहस नहस नेपाल को करने की नीति से हुआ है। लेकिन अभी भी समय है, वहाँ के युवा नौजवान यदि इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आने वाले भविष्य में नेपाल फिर से एक उभरता हुआ नेपाल ज़रूर बनेगा। लेकिन एक चीज़ हम ये भी बता देना चाहेंगे कि संभावना हो सकती है चाहे किसी भी की सरकार बने नेपाल में, लेकिन जेन जी के नौजवानों से सावधान रहने की ज़रूरत है। वो कभी भी इस तरह के हमला कर सकते हैं। किसी की भी सरकार बने, चाहे नेपाल में जिस भी किसी व्यक्ति का सरकार बने, लेकिन इन नौजवानों से सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि ये लोग कभी भी इस तरह के आक्रमण कर सकते हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं। जब उनकी मनोरंजन का साधन छीने जाएंगे तो लोग ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। लेकिन रोजी रोजगार के लिए नहीं लड़ेंगे, अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे अपनी मनोरंजन के साधन के लिए। यूट्यूब बंद होने के लिए लड़ेंगे, फेसबुक बंद होने के लिए लड़ेंगे, इंस्टाग्राम बंद होने के लिए लड़ेंगे, रील बनाने के कार्यक्रम जो बंद होगा उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन अपनी गरिमा, अपने देश के लिए लोग नहीं लड़ेंगे, अपने देश के लिए लोग नहीं आगे बढ़ेंगे। बस किसका नुकसान हुआ? संसद भवन किसका जला? एक संसद भवन बनाने में कितना रुपए का लागत लगता होगा, लोग कोई बताएंगे? एक सिंह दरबार बनाने में कितना रुपया लागत लगा होगा? एक गाड़ी खरीदने में, जो सरकारी गाड़ी होती है, जो पुलिस गाड़ी होती है, जो सेना की गाड़ी होती है, वो गाड़ी कितनी कीमती गाड़ी होती है, उस गाड़ी को जलाकर राख कर देगा। एक गाड़ी खरीदने में पता है कितना रुपया लगेगा? ये तमाम चीज़ों को आकलन किया जाए तो आज नेपाल को अरबों अरब का नुकसान हुआ है, अरबों अरब का नुकसान हुआ है। और इस नुकसान का भरपाई कब होगी, कैसे होगी, ये तो भविष्य में बताएगा। फिलहाल मैं एसपी गुप्ता, अब मैं अपने स्टूडियो से वापस चलते हुए आप तमाम दर्शकों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल, जय जय नेपाल। नमस्कार।